हेलो एवरीवन। आज के इस पीवाईक्यू सीरीज में हम टाइप्स ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको सॉल्व करेंगे और हम उनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि 2008 में आया था। सेकेंड क्वेश्चन है 2014 में आया था। थर्ड है भी 2014 में आया था। देन फोर्थ क्वेश्चन है। देन फिफ्थ 2016 में आया। देन सिक्स्थ है 2017 में आया। एट्थ क्वेश्चन। चलिए इतने क्वेश्चंस जो हैं हम आज की इस वीडियो में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस का पहला क्वेश्चन। विच कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटीजर वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड मेक्स द वेरिएबल ए गेट द वैल्यू 4 इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो हमें बताना है कि एक्स वाई जेड के किस वैल्यू के लिए ए को 4 वैल्यू असाइन होगा। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सी, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको पहले हमें समझना होगा कि इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ। इस एक्सप्रेशन में टर्नरी ऑपरेटर का यूज हो रहा है, समझे। इस एक्सप्रेशन में टर्नरी ऑपरेटर का यूज हो रहा है। टर्नरी ऑपरेटर। ओके, इसमें क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक कोई एक्स वेरिएबल है। अगर मान लो ए ग्रेटर देन बी होता है तो ये 5 होगा, क्वेश्चन मार्क है, और या 6 होगा। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो a इक्वल टू 7 है और b इक्वल टू 5 है। यहाँ क्या है, 7 ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब x में 5 रिटर्न होगा, मीन्स पहला एलिमेंट रिटर्न होगा। अगर मान लो a इक्वल टू 7 है और b इक्वल टू 12 है, तो ये क्या है, a ग्रेटर देन b फॉल्स है, तो ये 6th एलिमेंट रिटर्न होगा और ये x इक्वल्स टू 6 होगा। यही टर्नरी ऑपरेटर है, यही यूज होता है, ऐसे ही यूज होता है टर्नरी ऑपरेटर का। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है a इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन वाई, देन क्वेश्चन मार्क्स, फिर x ग्रेटर देन z। ओके, देन क्वेश्चन मार्क्स, या तो x होगा या तो z होगा। ओके, देन कॉलन, कॉलन के बाद है फिर है y ग्रेटर देन z होता है, तो क्वेश्चन मार्क्स y कॉलन z। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा एक्सप्रेशन कब एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लो x ग्रेटर देन y है, मतलब ये पार्ट अगर ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर ये पार्ट x ग्रेटर देन y फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फॉल्स के केस में ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम समझते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब यहाँ दो कंडीशन बन सकता है, या तो x ग्रेटर देन y हो सकता है या x लेस देन y हो सकता है। ठीक है, तो जब अगर x ग्रेटर देन y होगा तो उस केस में ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, x ग्रेटर देन z, क्वेश्चन मार्क्स x और z। अब क्या है कि यहाँ भी कंडीशन है। अब हम मान लेते हैं कि अगर x ग्रेटर देन z हो, अगर x ग्रेटर देन z होगा, इसका मतलब क्या होगा कि x एग्जीक्यूट होगा, x रिटर्न होगा, और x रिटर्न होगा तो वो हमारे आउटपुट वेरिएबल में जाएगा, a में जाएगा, तो डेफिनेटली x का वैल्यू 4 होना चाहिए। और x ग्रेटर देन z है तो z इज ऑलवेज लेस देन 4। अगर x लेस देन z होता है तो उस केस में क्या होगा, x डेफिनेटली लेस देन 4 होगा और यहाँ पे z रिटर्न होगा। ठीक है, अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में अगर सेकंड केस में ये वाला पार्ट फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा,
तो फॉल्स वाला पार्ट क्या है, y ग्रेटर देन z, देन क्वेश्चन मार्क्स y और z। तो यहाँ अगर y ग्रेटर देन z होता है, इसका मतलब हुआ कि ये y एग्जीक्यूट होगा और y का वैल्यू डेफिनेटली 4 होगा और z जो है वो ऑलवेज लेस देन 4 होगा। ठीक है, और अगर y लेस देन z होता है, इसका मतलब हुआ कि z का वैल्यू 4 होगा और y जो है लेस देन 4 होगा, क्योंकि हमें फाइनल जो मेरा आउटपुट है वो a इक्वल टू 4 होना चाहिए और इन दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक एक्सप्रेशन ही रिटर्न करेगा कोई वैल्यू, और इसके अंदर भी एक्सप्रेशन है उसमें भी x या z ही रिटर्न होगा या y और z ही रिटर्न होगा, राइट। तो इससे हम एक वेरिएबल का वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, या तो x इक्वल टू 4 होगा या y इक्वल टू 4 होगा या z इक्वल टू 4 होगा। ओके, हम एक बार एक्सप्रेशन में चलते हैं। पहला एक्सप्रेशन है कि y इक्वल टू 4 है, तो चलिए y इक्वल टू 4 है और z इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है कि ये पार्ट जो है मेरा ये पार्ट जो है मेरा पहले एक्सप्रेशन के को अगर हम कंसीडर करें तो ये पहला ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू 4 है और z इज लेस देन 4 है, यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो z इक्वल टू 2 गिवन है। चलिए अब दूसरा आते हैं, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 3। इसमें से कोई भी वैल्यू 4 नहीं है। अगर एटलीस्ट किस वेरिएबल एक्स वाई जेड में से कोई एक वेरिएबल 4 होगा तभी मेरा आउटपुट a इक्वल टू 4 हो सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सी ऑप्शन में भी वही केस है, 6, 3, 5, यहाँ भी कोई भी वैल्यू 4 नहीं है। डी ऑप्शन में y इक्वल टू 4 है। ठीक है, y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 4 है, लेकिन z यहाँ गिवन है 5, z गिवन है 5 बट z शुड बी लेस देन 4, तो यहाँ डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन, चारों एक्सप्रेशन को अगर हम एनालाइज करने के बाद हमें ए ऑप्शन करेक्ट मिला। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शंस शोन बिलो, int function int num int count equal to 0 while num count plus plus। num हम नंबर वेरिएबल को हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, 1 बिट से हम राइट शिफ्ट करते जाएंगे इसको, फिर रिटर्न काउंट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आ, एक वेरिएबल एक फंक्शन है 435, फंक्शन 435 हम इसमें एज आर्गुमेंट पास कर रहे हैं नम में, और ये वाइल लूप हमारा चलेगा, यहाँ काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है और नंबर जो है वो राइट शिफ्ट हो रहा है 1 बिट से। तो चलिए हम इसको समझते हैं। इसको समझते हैं इस पार्ट में। यहाँ पे है कि इंट फंक्शन नम इंट काउंट 0 वाइल, यहाँ पे जो नंबर जो हमें गिवन है वो नंबर गिवन है मेरा 435 और हमें इसको राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट करना है तो इसको हमें बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बिट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 435 का 110 11 00 11, इसको आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 256, देन 128, देन 1 2 3 4 5, then 32, okay, then 16, then 1 means 3, 9 to 11, 25, 9 10 13 6 3 9 11 18
435, तो ये मेरा 435 है। ओके, चलिए तो फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आ, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये जो 435 है वो नम में चला जाएगा। ओके, नाउ काउंट वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड बाय 0। यहाँ पे वाइल नम इज नॉन जीरो नंबर, तो यहाँ अंदर आया। फर्स्ट टाइम जब आएगा तो फर्स्ट टाइम नंबर मेरा 435 होगा। ओके, ये वैल्यू होगा। और उस समय जैसे अंदर आएगा तो यहाँ पे काउंट इनिशियली जीरो था, तो काउंट इनिशियली जीरो था। ठीक है, नाउ जैसे एंटर करेगा तो काउंट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और नम, ये जो नम है इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, दिस पार्ट। ये जो नम है, नम जो गिवन है, नम राइट शिफ्ट इक्वल टू 1, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नम इक्वल्स टू नम राइट शिफ्ट 1। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको लिखा जा सकता है। चलिए, जब फर्स्ट टाइम जब शिफ्टिंग होगी देन दिस वन इज शिफ्टेड टू द राइट, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 1 1 डबल 0 1। सेकेंड टाइम अगर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, हम एक जीरो एक्स्ट्रा इधर लेफ्ट साइड लगाएंगे, फिर 0 1 1 देन 0 1 1 0 0। इसका मतलब कि इसमें कितने नंबर ऑफ बिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस इस नंबर को जीरो करने के लिए हमें 9 टाइम्स इस वेरिएबल को शिफ्ट करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि फर्स्ट टाइम किए तो मेरा ये 1 रिमूव हो गया, जीरो हो गया। फिर सेकेंड टाइम करेंगे तो ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मीन्स टोटल बिट कितना है, 9 है। तो हमें 9 टाइम्स इसको शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो जब 9 टाइम्स शिफ्ट होगा उसके बाद जब हम लूप में जाएंगे तो ये नम इक्वल्स टू जीरो हो गया रहेगा। ठीक है, नम इक्वल्स टू जीरो हो गया रहेगा और ये एंटर नहीं करेगा और यहाँ पे ये काउंट जो है 9 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको। पहला फर्स्ट टाइम हमने ये किया, दिस इज सेकेंड टाइम नाउ, और ये थर्ड टाइम करेंगे। थर्ड टाइम करेंगे तो एक नया एक्स्ट्रा जीरो ऐड किया, फिर 0 0, फिर यहाँ 1 1 0 ट्रिपल 1 0, फिर एक बार और एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड किया, 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर एक बार और ऐड किया एक्स्ट्रा 0 0, फिर 1 2 3 4 देन 1 1 0 1। फिर इस तरह से आप देख रहे हो कि हमें 9 टाइम्स इसको शिफ्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो रिटर्न वैल्यू, जो काउंट का वैल्यू होगा फाइनली, वो होगा 9। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक अनसाइंड वेरिएबल गिवन है। अनसाइंड वेरिएबल क्या है, पी। ठीक है, पी इज अ अनसाइंड वेरिएबल, अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर का रेंज होता है 0 से लेके 2 to the power 32 - 1 तक, और इट वर्कड ऑन अर्थमेटिक मॉडुलो मेथड। ठीक है, अर्थमेटिक मॉडुलो 2 to the power n के मेथड पे काम करता है। मतलब हुआ कि टिल 2 to the power 32 - 1 जो भी वैल्यू है उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो अगेन जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस रेंज से बाहर का अगर कोई वैल्यू हुआ तो वो
रीइनिशिएट हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो करप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स हम कंप्लीट डेटा हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए इस इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हमें इस पी के अंदर NC3 का वैल्यू स्टोर करना है, और यहाँ पे गिवन है कि n इज लार्ज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले NC3 को हम एक्सप्लोर करते हैं कि फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल n-3। तो फैक्टोरियल n का मतलब हुआ n इंटू n-1 इंटू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2। अब हमें ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा जो रेंज है डेटा का वो बढ़ जाएगा, तो वहाँ ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं। अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है तो वहाँ भी इशू है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट को प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है सीपीयू को। तो ऑल दिस थिंग्स, ऑल दी हर्डल्स वी नीड टू चेक। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है p इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू n-2/6। यहाँ पे हम पहले कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा डिवीजन आ रहा है। तो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, ओवरफ्लो होने के चांसेस है, क्योंकि n इज द बिग नंबर। ओके, n इज द क्या गिवन है यहाँ, n इज अ लार्ज नंबर, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इस ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड है p इक्वल्स टू n इंटू n-1/2 इंटू n-2/3। तो ये क्या है कि अगर हम चेक करोगे कि n-1 क्या है, तो n इंटू n-1 जो है वो देता है हमें इवन नंबर। आप कोई भी एग्जांपल के साथ चेक कर सकते हो, 4 इंटू 3, 6 इंटू 5, तो ये सारे इवन नंबर हमें देते हैं, और ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से। तो ये पार्ट जो है कंसिडरेबल है, क्योंकि कि हमने इन दो पार्ट का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके बाद डिवीजन करते हैं, तो क्या होगा कि ये हमें कंप्लीट डिवाइड दे देगा, फ्रैक्शनल पार्ट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि n इंटू n-1 के मल्टीप्लिकेशन के बाद हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो वो एक स्मॉलर नंबर जनरेट कर देता है डिवीजन की वजह से। फिर हम n-2/3 कर रहे हैं। अब यहाँ पे n इंटू n-1 इंटू n-2, वो ये एक ऐसा नंबर है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से। तो अगर ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड n-2, इन सबको अगर हम डिवाइड कर दें 3 से, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर इस 3 नंबर से। इसका मतलब यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट के भी होने के चांसेस नहीं है। ओके, तो इसका मतलब है कि बी को प्रोसेस करना आसान है कंप्लीटली कंपेयर टू ए ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है कि p इक्वल्स टू n इंटू n-1/3। यहाँ पे n इंटू n-1 एक इवन नंबर जनरेट कर रहा है, बट वी आर डिवाइडिंग इट बाय ऑड नंबर 3। तो ये एक फ्रैक्शन जनरेट करेगा जो कि प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लेगा। फिर n-2/2। ओके, तो एक फ्रैक्शनल नंबर को प्रोसेस करना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है सीपीयू के लिए, सो वी विल नॉट कंसीडर दिस। एंड अगेन सेम थिंग हियर, यहाँ पे ओवरफ्लो के चांसेस ज़्यादा हैं। ऊपर से हम एक फ्रैक्शनल एक फ्लोटिंग नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है मेरा ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा कह रहा है, इसका जो अगला है उसमें गिवन है कि एक प्रोग्राम दिया हुआ है, और उसमें देर आर डिफरेंट वेरिएबल्स आई जे के, और एक एक्सप्रेशन है 2 × 3/4 प्लस 2.0/5 प्लस 8/5। इसको हमें सॉल्व करना होगा, और हमें क्या चेक करना है कि हमें चेक करना है कि द नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंटफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ओके, देर आर स्विच केस के अंदर 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट है। हमें वेरीफाई चेक करना है कि कितना बार हमारा प्रिंटफ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो वो हम कैसे पता करेंगे, जितनी बार हमारा प्रिंट आएगा उसको हम काउंट कर लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी बार हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ।
सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए, यहाँ तो मेंशन नहीं है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। j इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, j इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4, ओके, देन प्लस 2.0 डिवाइड बाय 5, देन ए प्लस 8/5 प्लस 2.05 प्लस 8/5। ठीक है, तो इसको हम पहले कंप्यूट जब करेंगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 3/4 का मतलब है 0.75। ओके, फिर है 0.4 प्लस ये 0.4, फिर 8/5 है, इसका मतलब हो गया 1.6। ये हो जाएगा 1 सॉरी 2 1.75 इंटू 2 1.50 प्लस 0.4 प्लस 1.6। ओके, अब क्या है कि ये हम इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर देगा। 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 एंड फाइनली वी विल गेट j इक्वल टू 2 वैल्यू। ओके, चलिए, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, अब हमारे पास j वैल्यू है। अब j वैल्यू है, उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट है k इक्वल टू k माइनस इक्वल टू माइनस माइनस j। ये है k माइनस इक्वल टू माइनस माइनस j। तो यहाँ पे ये गिवन है k माइनस इक्वल टू माइनस माइनस j। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल टू k माइनस 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 j। ठीक है, और यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। k का वैल्यू इनिशियली 0 गिवन है। ओके, तो यहाँ 0 माइनस, और यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम j को, तो j इक्वल टू 2 है, माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो k की वैल्यू है -1। ठीक है, अब हम मेरा फोर लूप स्टार्ट हो गया, फोर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ओके, तो i इक्वल टू 0 के लिए हम अंदर जाएंगे, स्विच i प्लस k। i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू 0 है और k का वैल्यू इनिशियली -1 है, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। इसका मतलब 0 प्लस -1 इक्वल टू -1। यहाँ पे केस में कहीं भी -1 नहीं है, तो हमारा जो ये पार्ट डिफॉल्ट में चला जाएगा और ये प्रिंट कर देगा i प्लस के। i है 0 -1, तो पहला जो प्रिंट आएगा मेरा वो आएगा -1। उसके बाद i इक्वल्स टू 1, 1 प्लस -1, इसका मतलब 0, यहाँ भी 0 नहीं है, तो i प्लस के मीन्स यहाँ प्रिंट करेगा 0 को। ओके, i इक्वल्स टू 1 के बाद i इक्वल टू 2, 2 प्लस -1 मतलब 1, ये यहाँ आएगा। लेकिन यहाँ इस केस में, स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो ये हमारा तीनों केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब 1 आया तो यहाँ पे i प्लस के 1, i प्लस के 1, i प्लस के 1, ये मतलब यहाँ 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। तो यहाँ पे 1 1 1 k इक्वल टू 2 के लिए, नाउ k i इक्वल्स टू 2 के लिए, फिर i इक्वल्स टू 3 आएगा, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ केस 2 में आएगा और उसके बाद 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अब ये तीनों प्रिंट ऑफ एग्जीक्यूट हो जाए क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी केस में नहीं है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स
2 प्रिंट हो जाएगा, 2 2 2। ओके, उसके बाद 3 के बाद आई का वैल्यू हो गया 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 जैसे ही होगा तो ये डायरेक्ट केस 3 पे आ जाएगा, और यहाँ पे 4 माइनस 1 3 और 3 प्रिंट कर देगा, तो इसका मतलब 3 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, 4 के बाद 5 होगा, बट आई इज लेस देन 5, मीन्स आई इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कितनी बार इसने प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट किया वो हमें देखना, द नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड टू, यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so number of times printf statement executed, the number of times printf statement executed equals to 10, ये हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फंक्शन कंप्यूट्स x टू द पावर y फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y। यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन जो है दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, इधर x एंड y, जैसे x इक्वल्स टू 3 देंगे, y इक्वल्स टू 5 देंगे, तो वो 3 टू द पावर 5 रिटर्न कर देगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू बिफोर एवरी इटरेशन ऑफ द लूप। यहाँ पे एक वाइल लूप कंटिन्यूस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वाइल लूप इटरेट होने से पहले ये कौन सा कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, मतलब ये चार ऑप्शंस हैं और इनमें से हमें पता करना है कि क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसको हम यहाँ पे इस एडिटर पे देखते हैं। यहाँ पे कि गिवन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और हम यहाँ देख रहे हैं कि जब मेरा बी इवन होता है, जब मेरा जो बी है, बी अगर मेरा इवन है, उस केस में हम देख रहे हैं कि ये मेरा ए जो है वो स्क्वायर हो जा रहा है और बी हाफ हो जा रहा है, और अगर बी ऑड है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू ए और b इक्वल्स टू बी माइनस वन से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं वो a इक्वल्स टू 3 है और b इक्वल्स टू 5 है, इसका मतलब हमें 3 टू द पावर 5 मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो सबसे पहले हमने जैसे ही कोई मेन फंक्शन ये कॉल हुआ होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन 3 एंड 5, यहाँ रिजल्ट इनिशियलाइज हुआ 1 से, देन a टू द पावर x b टू द पावर y। अब यहाँ b इक्वल्स टू 5 है, इसका मतलब b इज द ऑड नंबर, तो वो एल्स पार्ट में जाएगा। ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0, एंटर किया वाइल लूप में, देन इट विल चेक एल्स पार्ट, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू अगर मेरा 5 होता है तो इसका मतलब हुआ कि ये कैलकुलेट करेगा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय a, ओके, एंड b इक्वल टू b माइनस 1। ओके, तो देखिए तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर b करते हैं तो हमें क्या आता है रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इनिशियली रिजल्ट क्या था 1, ये 1 था, तो यहाँ पे ये एल्स पार्ट में कंप्यूटेशन के बाद रिजल्ट का वैल्यू a बना, तो a बना मल्टीप्लाइड बाय
अब b का वैल्यू क्या हो गया है, b-1, a टू द पावर b-1, तो इसका मतलब a टू द पावर b आया। ओके, चलो अब b इक्वल्स टू हम 4 देखते हैं, b इक्वल टू 4 देखते हैं। इसमें क्या है कि अब ये b इक्वल्स टू 4 हो गया, इसका मतलब ये इवन नंबर हो गया, राइट। तो ये इफ कंडीशन में जाएगा और यहाँ पे a इक्वल्स टू a इंटू ए मल्टीप्लाई हुआ और b इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे हमने एल्स पार्ट में क्या देखा था, मेरा b 1 से डिक्रीज हो गया था और हमें रिजल्ट मिला था, हाँ डिक्रीज हुआ इसलिए मेरा 4 है। तो यहाँ पे b जो है क्या है, ये है b-1। अभी हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, b-1/2 ये है। तो अब हम क्या करेंगे कि आ, अगर a मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर b लेते हैं, या इसको इस तरह से देखते हैं कि मेरा जो a है, a इक्वल टू a इंटू ए और b इक्वल्स टू क्या हो गया, b/2। तो यहाँ पे मेरा b जो है 2 हो गया, अगर b इक्वल टू 4 हम पुट करते हैं तो। ओके, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय a, तो a के जगह पे हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय a पावर क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू b/2 हो गया मेरा। ओके, तो b इक्वल्स टू b/2 और मेरा ये b का वैल्यू 4 हो गया था, तो ये हो गया 2। और हम कितना से मल्टीप्लाई करें, a से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वी विल गेट a टू द पावर 5 और a टू द पावर b, राइट। ये कंडीशन मैच हुआ। फिर b इक्वल्स टू 3 पे आते हैं, b इक्वल्स टू 3 पे आते हैं। b इक्वल्स टू 3 आया तो ये b इक्वल्स टू सॉरी b इक्वल्स टू 3 नहीं जाएगा, b इक्वल्स टू 2 जाएगा, क्योंकि फाइनल वैल्यू मेरा b इक्वल टू 2 हुआ है। तो फिर b इक्वल्स टू 2 आया, 2 के केस में फिर इफ कंडीशन में गया। ओके, और b इक्वल्स टू 3 के केस में फिर a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय a हो रहा है, ठीक है। b इक्वल्स टू 2 के केस में a मल्टीप्लाई बाय a। अब a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, a इंटू ए, तो इसका मतलब a टू द पावर 4, और यहाँ पे हमने b का वैल्यू b-1 कर दिया, इसका मतलब ये 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ भी हम a इंटू करें, a टू द पावर 4 करें, अगेन वी विल गेट a टू द पावर 5। अब b का वैल्यू 1 हो गया, 1 हुआ तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन इट विल गो इन एल्स पार्ट। ओके, तो एल्स पार्ट में अगर हम जाते हैं, एल्स पार्ट में हम फिर से एल्स पार्ट में आ गए। एल्स पार्ट में रिजल्ट अगर b इक्वल टू यहाँ 1 हो गया, तो एल्स पार्ट में गए, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय a। ओके, और रिजल्ट की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था a ऑलरेडी, और a जो है वो a टू द पावर 4 था, तो a मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर 4। ओके, और b इक्वल टू b-1, मतलब b का 1 था तो 0 हो गया। अब यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो a इंटू a टू द पावर 4। ओके,
नहीं, यहाँ पे चेक, यहाँ पे नहीं होगा चेक, यहाँ पे चेक नहीं होगा। तो b इक्वल टू 1 के केस में ये कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट पे जाएगा, और एल्स पार्ट में ये जाएगा और रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट पहले क्या था, ए था, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं रिजल्ट की वैल्यू b इक्वल टू 5 के टाइम, ये मेरा ए था, ए इंटू ए टू द पावर रिजल्ट इंटू ए का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4, ए टू द पावर 4, यहाँ पे ये हो जाएगा ए टू द पावर 5, और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 0। तो इस इटरेशन में मेरा जो है, इस इटरेशन में b इक्वल टू 0 के केस में हम बाहर आ जाएंगे, और ये ए टू द पावर 5 मतलब 3 टू द पावर 5 जो है वो ये रिटर्न कर देगा। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 3 टू द पावर 5 रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब कि ये इस हर एक इटरेशन पे एक सेम कंडीशन जनरेट हो रहा है हर बार। वो सेम कंडीशन क्या है, रिजल्ट जो कि ए है और मल्टीप्लाइड बाय ए और टू द पावर बी, बी जो है हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है, बी जो है हर बार चेंज हो रहा है, और ए जो है हर बार स्क्वायर हो रहा है, तो ए और बी वैरी कर रहा है, राइट। एक बी इक्वल्स टू 5 के भी केस में हमने देखा था कि वहाँ पे रिजल्ट 1 था, लेकिन हम मेरा ए जो था वो क्या था, ए टू द पावर 4, ठीक है, क्योंकि b -1 होने की वजह से ए टू द पावर 4 था, और आर ई एस की वजह से यहाँ ए आया था, तो ए टू द पावर मेरा 5 हो रहा था, राइट। तो रिजल्ट इंटू ए टू द पावर b जो है वो ऑलवेज इक्वल होगा x टू द पावर y के। तो ये कंडीशन क्या है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये कंडीशन है, x टू द पावर y इक्वल्स टू रिजल्ट इंटू ए टू द पावर b। तो यहाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द सी प्रोग्राम फ्रेगमेंट बिलो विच इज meant to divide x by y using repeated subtractions. The variable x, y, q and r are all unsigned integer. यहाँ पे एक while कंडीशन है कि when r greater than equal to y, r greater than equals to y, then r equals to r minus y and q equal to q plus 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, इसमें से कौन सा कंडीशंस है on the variables x, y, q and r before the execution of the fragment will ensure that the loop terminated in a state satisfying the condition this. ये जो इसका जो इनिशियल कंडीशन होगा, ये बेसिकली फॉर्मूला है डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर multiplied by quotient and plus रिमाइंडर, ठीक है। मतलब कि x इक्वल्स टू, यहाँ पे x डिवाइडेड बाय y कर रहे हैं हम, तो x इक्वल्स टू y मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट अब प्लस रिमाइंडर। तो इसका इनिशियल कंडीशन क्या हो सकता है, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑन द वेरिएबल्स x, y, q एंड r
before the execution of the fragment will ensure that the loop terminated in a state satisfying the condition. तो अगर q इक्वल्स टू 0 हम रखते हैं, कोसेंट ही 0 है, तो उस केस में क्या होगा, x इक्वल्स टू r होगा, ठीक है, और y शुड बी ग्रेटर देन 0. ये 3 कंडीशंस होने चाहिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है. तो q इक्वल्स टू 0 and r equal to x, right, r equal to x and y greater than 0, it means option C is correct. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम. यहाँ हमें प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट देखना पड़ेगा. यहाँ पे जो मेरा 7th है क्वेश्चन, ये मेरा 7th क्वेश्चन है. 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंटीजर m इक्वल्स टू 10. ओके, चलो हम ले लेते हैं m इक्वल्स टू इंटीजर m इक्वल्स टू 10 लिया हमने, एंड दो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है n और n1, राइट, और n इक्वल्स टू प्लस प्लस m, n इक्वल्स टू प्लस प्लस m. ये क्या हो रहा है, ये प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस प्लस m है, इसका मतलब है कि n इक्वल्स टू 10 इंक्रीमेंट हो गया 11 और m का भी वैल्यू हो गया 11, ठीक है. उसके बाद n1 इक्वल्स टू m प्लस प्लस, n1 इक्वल्स टू m प्लस प्लस. इसका मतलब हुआ कि यहाँ n1 में m का वैल्यू असाइन हो गया 11, लेकिन m जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 12 और n1 का वैल्यू हो जाएगा 11. उसके बाद n माइनस माइनस, n माइनस माइनस इक्वल्स टू, n है माइनस माइनस मतलब 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस n1 माइनस माइनस n1, माइनस माइनस n1 भी 10 हो जाएगा क्योंकि ये 11 था. उसके बाद n माइनस इक्वल्स टू n1, इसका मतलब हुआ कि n इक्वल्स टू n माइनस n1, ये हो जाएगा 0. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं. व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग एनसीसी प्रोग्राम. ये 8th क्वेश्चन में हमें कुछ एडिशन करने हैं कैरेक्टर में, कैरेक्टर के बीच. वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं. सी, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, मेन फंक्शन, उसमें कैरेक्टर a इक्वल्स टू, इसमें p कैरेक्टर असाइन कराए हैं, b में x स्मॉल x कैरेक्टर असाइन कराए हैं, और हमें कुछ ऑपरेशंस कराने हैं दोनों कैरेक्टर के बीच, मीन्स a एंड b, और प्लस स्टार इसमें ऐड करना है, स्टार का आस्की वैल्यू, सिमिलरली d का, सिमिलरली e का. तो हम वन बाय वन सारे देखेंगे. जैसे कैरेक्टर a इक्वल्स टू p गिवन है, कैरेक्टर a इक्वल्स टू p गिवन है, और कैरेक्टर b इक्वल्स टू स्मॉल x. अब p का ये क्या होगा, आस्की वैल्यू, p का आस्की वैल्यू होता है 80, ठीक है, और x स्मॉल x का आस्की वैल्यू होगा 120. आप यहाँ पे देख सकते हो गिवन है एक्स वाई जेड 120 121 122, ये ए बी सी जेड तक का आस्की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और कैपिटल ए का जेड तक गिवन है 65 से 90 तक, और ये जो स्पेशल सिंबल स्टार प्लस माइनस अर्थमेटिक सिंबल है उनका आस्की गिवन है. तो हमें ये कंप्यूट करना है, कैरेक्टर सी इक्वल्स टू ए एंड बी प्लस स्टार, मीन्स
कैरेक्टर C इक्वल्स टू A एंड बी ऑपरेशन प्लस स्टार। तो ए एंड बी का ऑपरेशन करना है तो हमें सबसे पहले 80 को आस्की में कन्वर्ट करना होगा। आस्की में कन्वर्ट करने के लिए 64 प्लस 16, राइट, 80, 1 2 3 4 5 6, 64 प्लस 16, 80, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। और बी है 0 164 प्लस 32 96, 96 प्लस 16 हाउ मच, 96 प्लस 16 112, 112 में 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका अगर हम एंड करें तो 0 0 0 0 1 0 1 0। क्या वैल्यू है 1 2 3 101, ये है 80। ठीक है, अब 80 में हम क्या ऐड करेंगे, स्टार। स्टार का वैल्यू क्या है 42, स्टार का वैल्यू है 42 मीन्स 122। और 122 क्या गिवन है, 122 है स्मॉल जेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्मॉल जेड आ जाएगा। ओके, अब सेकंड क्या है, सेकंड में हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कैर डी इक्वल्स टू ए और बी माइनस, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसके आस की वैल्यू से। तो ए और बी मतलब 0 1 0 1 0 0 0 0। ओके, देन 0 1 1 1 1 और 0 0 0। इसका और करेंगे 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0, मतलब बी का वैल्यू क्या है 120। ये 120 हुआ, 1 2 3 4 5 6, 64 प्लस 32, ओके राइट, दिस इज 120। अब 120 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का आस्की। माइनस का आस्की क्या है 45, तो 120 में से 45 रिमूव करते हैं, होता है आपका 75। एंड 75 किसका आस्की वैल्यू है, 75 आस्की वैल्यू है कैपिटल के का। ठीक है, और थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है ए एक्सॉर बी प्लस प्लस, कैर कैर ई इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी प्लस प्लस। इसका एक्सॉर भी करेंगे अगर 0 1 0 1 और 4 0 और 0 1 2 3 4 एंड 0 0 0। इसका हम एक्सॉर करेंगे क्या होगा, तो 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0। तो 1 2 3 4 5 मतलब 32, 1 2 3 8 मीन्स 40, और 40 में हमें ऐड करना है प्लस। प्लस का आस्की क्या है 43,
प्लस का आस्की है 43, तो 40 प्लस 43 इक्वल्स टू 83। ओके, तो 83 क्या होगा? 83 कैपिटल एस का होगा। कैपिटल एस का आस्की वैल्यू 83 होगा, क्योंकि पी क्यू आर एस, पी का है 80, 81, 82, 83, पी क्यू आर एस। तो जो फाइनल आउटपुट होगा मेरा, वो होगा स्मॉल जेड, कैपिटल के, कैपिटल एस। दिस इज आवर आंसर, मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड ऑल 8 क्वेश्चन। तो आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, जो भी पीवाईक्यू में आया है, प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। और ठीक है, थैंक यू।